सो हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैट्स के जेईई मेंस के पीवाईक्यूज जो है सॉल्व करने की जो सीरीज़ है उसको चालू किया था और आज उसी के कंटिन्यूएशन में ये एक सेकंड वीडियो है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग हर वीडियो को शॉर्ट रखेंगे। इन वीडियो हम लोग 5 क्वेश्चन से ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो 5 क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया और इस वीडियो में भी हम जो है 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जेईई मेंस की प्रिपरेशन की तरफ पीवाईक्यूज को एक बार सॉल्व करके देख लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जेईई मेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से रिपीटेटिव होते हैं और एज इट इज़ क्वेश्चंस जरूर रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट हो जाता है। कई बार डेटा चेंज करके जो है उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। तो बिना किसी फर्दर डिले के आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जो जेईई मेंस में आजकल असर्शन रीजन के क्वेश्चंस यानी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। यहाँ पे देखिए असर्शन क्या पूछा गया है कि द आउटर बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज मेड अप ऑफ मेटल व्हिच प्रोटेक्ट्स पर्सन सिटिंग इनसाइड फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक। यस, और रीजन दिया हुआ है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी एनक्लोज्ड बाय द कंडक्टर इज 0। ये रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेसिकली यस, दिस इज द असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। बेसिकली हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा होगा और ये जो एयरक्राफ्ट है ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसको यूज करता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के हिसाब से यदि आपके पास कोई कंडक्टर दिया हुआ है और उस कंडक्टर के अंदर में कैविटी है, ठीक है, तो उस कंडक्टर के अंदर में जो कैविटी है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी। बाहर के चार्जेस का इस कैविटी के अंदर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इस कैविटी के अंदर में फील्ड तभी आएगी जब आप इस कैविटी के अंदर में कोई चार्ज रख दें तो फील्ड आ सकती है। अदरवाइज अगर बाहर में कोई चार्जेस रखे हुए हैं तो उनका इफेक्ट इस कैविटी के अंदर में नहीं आएगा। तो इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं और जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का यूज करते हैं। जो अंदर में इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं उनको लाइटनिंग स्ट्राइक वगैरह से बचाने के लिए। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हम आगे जाते हैं और सेकंड क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है इसमें हमें क्या दे रखा है कि Q1 Q2 दो चार्जेस हैं और इन दो चार्जेस को हमने 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे सेपरेट किया हुआ है और एक तीसरा चार्ज है जो इनिशियली C पॉइंट पे है और उस चार्ज को C से D पॉइंट तक लेके जाया जा रहा है अलोंग अ सर्कुलर पाथ। देखिए टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ओके, अ थर्ड चार्ज Q3 इनिशियली एट C as shown in the figure is moved along the circular path of 40 centimeter from C to D. Okay, तो if the difference in the potential energy due to movement of Q3 from C to D is, तो यहाँ पे हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, C पॉइंट पे जब चार्ज रखा हुआ है उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे। उसके बाद जब D पॉइंट पे हम चार्ज को लेके आएंगे उस समय सिस्टम की पोटेंशियल, C पॉइंट पे जब चार्ज रखा होगा उस समय सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे। D पॉइंट पे जब चार्ज को लेके आएंगे तब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे, डिफरेंस ले लेंगे और फिर उसके बाद जो पूछा है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी एट C निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी PC क्या आएगा, Q1 और Q3 के इंटरेक्शन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय 0.4। अगर हम मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें तो K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय 0.4 और उसके बाद Q3 और Q2 के इंटरेक्शन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी तो ये आएगा K Q2 Q3 K Q2 Q3 K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.5 है। ठीक है, अब जब हम इस चार्ज को D पॉइंट पे लेकर के आ जाएंगे यानी जो Q3 है वो D पॉइंट पे अगर आ गया तो फिर क्या होगा, Q3 अगर आपका D पॉइंट पे आ गया, यहां पे आपका अगर Q3 आ गया तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी, सपोज Q3 यहां आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी D, ये क्या होगा। तो यहां पर अब अगर हम Q1 Q3 की बात करें, ये स्मॉल q है, तो Q1 Q3 के इंटरेक्शन की बात करें तो K Q1 Q3 बाय, अभी देखिए पहले भी इनके बीच में डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर था और सर्कुलर पाथ में सर आप इसको लेकर के आए हैं तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है अभी भी 40 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो K Q1 Q3 बाय 0.4 ये अभी भी रहेगा प्लस।
अब अगर हम Q2 Q3 के इंटरेक्शन की बात करें तो देखिए Q2 Q3 के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां पर Q2 Q3 के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम बोल सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो नाउ K Q2 Q3 बाय 0.1। अब हमसे क्या पूछा गया है कि द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट डी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। तो यहां पे आप देखेंगे कि K Q1 Q3 बाय 0.4, ये जो चीज है ये कॉमन है, राइट? तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा ये जो 0.5 है, इसको हम फ्रैक्शन में अगर लिख दें तो ये 2K Q2 Q3 हो जाएगा, ठीक है? और या पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी एट डी लिखना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी एट डी में ये जो Q1 Q3 का फैक्टर ये तो कैंसिल हो जाएगा, और K Q2 Q3 बाय 0.1, तो ये आपका हो जाएगा 10.1 को अगर, तो 10K Q2 Q3, 0.1 को आप 1/10 लिख सकते हो, 10 ऊपर चला जाएगा। और इसी तरह से K Q2 Q3 बाय 0.5, तो 0.5 को हाफ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -2K Q2 Q3। तो बेसिकली ये जो डिफरेंस है PED माइनस PEC, दैट विल कम आउट टू बी 8K Q2 Q3, राइट? और K को अगर हम 1/4πε0 लिख देंगे तो हो जाएगा 8 इंटू Q2 Q3, 8 इंटू Q2 Q3 बाय 4πε0, ठीक है? 8 इंटू Q2 Q3 बाय 4πε0। तो यहां से इस क्वेश्चन में आपको ये एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि जो K की वैल्यू है, K की वैल्यू है वो K की वैल्यू 8 निकल के आएगी, ठीक है? K की वैल्यू जो यहां पे आएगी वो 8 निकल के आएगी। तो K इज इक्वल टू, अच्छा यहां पे Q3 बाय 4πε0 है, तो K की वैल्यू 8Q2 आएगी, 8Q2 ये Q की वैल्यू, K की वैल्यू आएगी, तो K की वैल्यू 8Q2, ठीक है? तो दिस इज द आंसर। सो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन में है, मेटालिक रिंग इज यूनिफॉर्मली चार्ज एज शोन इन द फिगर, AC एंड BD आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर्स। Okay, electric field due to arc AB at O is E. Okay, and what would be the magnitude of electric field at O due to arc ABC? तो यहाँ पर अब कुछ रिजल्ट्स जो है वो हमें याद होने चाहिए। कुछ रिजल्ट्स अगर हमें याद होंगे तो ये क्वेश्चन जो है हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, फील्ड ड्यू टू सेमी-सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट इट्स सेंटर, तो क्या होता है? अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ इस रिंग पे लैम्डा है, अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ इस रिंग पे लैम्डा है, तो ये क्या हो जाता है 2K लैम्डा बाय कैपिटल R। अगर इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है, अगर इसका जो रेडियस है वो हमें कैपिटल R दे रखा है, तो ये आपका हो जाएगा, इसका रेडियस अगर हमें कैपिटल R दे रखा है तो ये हो जाएगा 2K लैम्डा बाय कैपिटल R। और इसी तरह से यदि हम क्वार्टर रिंग की बात करते हैं, यदि हम क्वार्टर रिंग की बात करते हैं, सपोज इस तरह से एक क्वार्टर रिंग है आपके पास, दिस इज द रिंग, तो इसके कारण जो फील्ड होगा एट इट्स सेंटर, इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे सर, इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, राइट? तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, और अगर इसमें जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो लैम्डा दे रखा है एंड R इज इट्स रेडियस, तो ये हो जाएगा K लैम्डा बाय R, और ये भी हो जाएगा K लैम्डा बाय R। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा K लैम्डा बाय R √2, K लैम्डा बाय R √2, K लैम्डा बाय R √2, ठीक है? तो ये जो रिजल्ट्स हैं, अगर ये आपको याद है सर, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको डिफिकल्टी जाने वाली है। तो यहां पर आपको दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क AB एट O इज E।
तो यहां पे अगर हम देखें तो आर्क ए बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है, और ए बी सी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये होगा, ठीक है, ए बी सी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये होगा। तो यहां पर अगर लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि यहां पे देखिए ये यूनिफॉर्मली चार्ज दिया हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू के लैम्डा बाय आर रूट 2, ठीक है, और ए बी सी के कारण जो फील्ड है उसको हम E1 लिख लेते हैं, E1, ठीक है, यही हमें निकालना है, E1 ही हमें निकालना है। किसके कारण निकालना है? इस ए बी सी आर के कारण निकालना है। किसके टर्म्स में निकालना है? E के टर्म्स में निकालना है। तो E1 जो है ये आपका निकल के आएगा सर, जैसे कि फॉर्मूला हम देख रहे हैं 2k लैम्डा बाय आर, ये जो E1 है 2k लैम्डा बाय आर निकल के आएगा। तो यहां पे अगर आप इसको डिवाइड कर दें, दोनों इक्वेशंस को अगर आप डिवाइड कर दें तो E बाय E1 ये कितना निकल के आ जाएगा सर? ये √2/2 आ जाएगा, ये √2/2 आ जाएगा E बाय E1, यानी कि ये 1/√2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका जो E1 होगा ये कितना हो जाएगा? ये सिंपली आपका E√2 हो जाएगा। ये जो E1 है ये सिंपली आपका E√2 हो जाएगा। तो अगर आपको ये जो फॉर्मूलेज हैं ये पता है तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका D आएगा, दैट इज E√2। E√2 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, सो देन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहां पर अब देखिए हमें क्या दे रखा है कि 2 इनफाइनाइट आइडेंटिकल चार्ज शीट्स एंड अ चार्ज स्फेरिकल बॉडी of charge density rho are arranged as shown in figure। तो यहाँ पर हमें इनफाइनाइटली चार्ज्ड शीट्स दिखाई दे रही हैं और उनकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा दिखाई दे रही है, और फिर उसके बाद एक और चार्ज्ड स्फेरिकल बॉडी है जिसका चार्ज डेंसिटी हमें रो दिखाई दे रहा है। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट ए बी सी एंड डी पॉइंट, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले तो हमें कुछ बेसिक चीजें, बेसिक फॉर्मूलेस पता होनी चाहिए। सबसे पहले E ड्यू टू चार्ज्ड शीट ये होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको पता होना चाहिए कि E ड्यू टू चार्ज शीट जो है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। और यहां पर ये जो स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी के कारण जो E होता है E ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सर होता है KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है, KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर। यानी कि ये चीज आपको समझनी है कि स्फेरिकल बॉडी से जितना ही, स्फेरिकल बॉडी के आउटसाइड पॉइंट के लिए ये जो चीज है फॉर r ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल R, वेयर कैपिटल R इज इट्स रेडियस। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए E ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे जैसे आप R बढ़ाओगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होता जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, राइट। नाउ अब हमसे यहां पे क्या क्या पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। E एट A, चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन चेक करते हैं कि E एट A इज इक्वल टू E एट B। तो क्या E एट A इज इक्वल टू E एट B? देखिए यहां पर अगर हम बात करें, देखिए यहां पे जो इस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी चार्ज डेंसिटी रो दे रखी है, मैं इसका टोटल चार्ज क्यों मान लेता हूं सर, मैं इसका टोटल चार्ज क्यों मान लेता हूं, ठीक है। अब यहां पे देखिए E एट A और E एट B, देखिए ये जो दो शीट्स हैं इनके कारण जो फील्ड होगा वो क्या होगा, E एट B, ये जो दो शीट्स हैं इनके कारण जो फील्ड है A और B पे सेम होगा क्योंकि आपको पता है कि E ड्यू टू चार्ज शीट जो है ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, कांस्टेंट रहता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो चाहे वो ये वाली शीट हो चाहे ये वाली शीट हो, दोनों के कारण B और A पे जो फील्ड है वो बराबर होगा सर, ठीक है। अब तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, डिसाइडिंग फैक्टर इस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो फील्ड है वो होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के कारण तो सर बराबर आ रहा है। अगर हम इसको शीट 1 बोल दें, इसको अगर हम बोल दें
ये हमारा शीट 1 है, ये हमारा शीट 2 है। तो शीट 1 और 2 के कारण बी और ए पे जो फील्ड है वो सेम आने वाला है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, ठीक है। तो वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। क्या डिसाइडिंग फैक्टर होगा? ये जो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे आप साफ देख रहे हैं कि जो ए पॉइंट है वो इस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इसकी दूरी कम है, पास में है, बी पॉइंट थोड़ा ज्यादा दूर है, ठीक है। तो इस कारण से E एट ए और E एट बी दोनों बराबर तो हो ही नहीं सकते, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। भले ही इन शीट्स के कारण E एट ए और E एट बी बराबर आ जाए, लेकिन इस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण E एट ए और E एट बी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो इस कारण से ये वाला जो पहला ऑप्शन है ये तो हम सीधे सीधे रिजेक्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट हो गया। इसके बाद अगेन जो बी ऑप्शन है उसमें भी वही दे रखा है कि E वेक्टर एट ए इज इक्वल टू E वेक्टर एट बी। यस, इन शीट्स के कारण ऑफ कोर्स डायरेक्शन डिफरेंट होगी। अगर इन शीट्स के कारण भी हम बनाएंगे तो E एट बी, और तो ये 1 के कारण हुआ और ये 2 के कारण हुआ, तो E एट ए और E एट बी, ठीक है। तो बी पे 1 और 2 के कारण जो फील्ड होगा इक्वल होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से E एट ए भी जो है 1 और 2 के कारण जो फील्ड होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड में अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। लेकिन इस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अलग अलग होगा, तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाता है। वेक्टर फॉर्म में भी मैग्नीट्यूड में भी बराबर नहीं होगा, वेक्टर जो है उसमें भी बराबर नहीं होगा। देन E एट C इज नॉट इक्वल टू E एट D। अब ये भी चेक कर लेते हैं सर। तो देखिए E एट C में अगर मैं शीट 1 के कारण फील्ड लिखूं, शीट 2 के कारण फील्ड लिखूं, सर ये तो सेम आने वाला है। शीट 1 के कारण जो फील्ड है ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट निकल के आएगा, शीट 2 के कारण भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट निकल के आएगा, ठीक है। और अगर मैं ये E एट D था, E एट C ये भी क्या निकल के आएगा, यहां पर भी ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और इसके कारण भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि हाँ, इन दोनों के कारण जो फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो तो सेम आ रहा है, लेकिन सर डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, डायरेक्शन अपोजिट आ रही है। अच्छा, अब इस वाले के कारण अगर हम देखें कि ये डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को हम R1 ले लेते हैं, इस डिस्टेंस को हम R1 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके कारण एक और आ जाएगा एडिशनल, क्या आ जाएगा सर, और वो उसकी भी डायरेक्शन वही होगी, KQ बाय R1 स्क्वायर, ठीक है। यहां पर इसके कारण देखेंगे तो अगर ये जो डिस्टेंस है हम इसको R2 ले लें सर, इस डिस्टेंस को हम R2 ले लेते हैं, R2 ले लिया, तो इधर पे भी इसके कारण जो आएगा, यानी स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो आएगा वो क्या आएगा, KQ बाय R2 स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी डायरेक्शन ही सेम नहीं है, तो वेक्टर के फॉर्म में ये इक्वल हो ही नहीं सकते, है ना। अगर वेक्टर ई वेक्टर दोनों बराबर होते, E एट C और E एट D, तो इनका डायरेक्शन भी सेम होता और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता। तो यहाँ पे तो डायरेक्शन ही सेम नहीं है और मैग्नीट्यूड भी साफ दिखाई दे रहा है कि सेम नहीं है, तो भाई ये जो E एट C इज नॉट इक्वल टू E एट D, ये बिल्कुल सही है। अब एक और चीज अगर देखी जाए कि E एट A इज ग्रेटर देन E एट B, तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम B पॉइंट पे फील्ड की बात करें तो शीट 1 के कारण जो फील्ड आएगी सर वो आपकी आ जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और शीट 2 के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये तो भाई मिलकर के कैंसिल हो गए, ठीक है। अब हम बात करें अगर इस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है ये हम बोल रहे हैं R3, तो E एट B क्या आ जाएगा, KQ बाय R3 स्क्वायर, और E एट A इस डिस्टेंस को हम, अच्छा E एट A में भी आप देखोगे कि 1 और 2 के कारण जो फील्ड है वो क्या होगा, शीट 1 और शीट 2 के कारण जो फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, अगेन कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सर ये तो कैंसिल होने वाला है, ठीक है। और अगर हम इस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण देखें तो सेंटर से, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर से A की दूरी को R4 ले लेते हैं, तो ये जो A पे जो फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, KQ बाय R4 का स्क्वायर, क्योंकि ये जो शीट्स थी इनके कारण फील्ड 0 हो गया। तो यहाँ पे आप साफ देख रहे हैं सर R3 और R4 ये बराबर तो नहीं दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली E एट A और E एट B बराबर नहीं है, पहली चीज। दूसरा चीज है कि E एट A
है ना। मैंने आपको बताया था कि जितना पास जो पॉइंट है होगा उतना ही ज्यादा फील्ड होगा। तो यहाँ पे जो R4 वाला जो पॉइंट है यानी ए पॉइंट जो है वो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा पास है, उसके सेंटर से ज्यादा पास है, और बी जो है ज्यादा दूर है। पास है इसीलिए इसके कारण जो फील्ड है ए पे वो ज्यादा होगी, और दूर है बी पॉइंट इसीलिए इस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो बी पॉइंट पे फील्ड है वो कम होगी। तो डेफिनेटली ये जो सी जो ऑप्शन है ये एक सही ऑप्शन है। सी जो ऑप्शन है ये एक सही ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डी ऑप्शन है यहाँ पे बोल रहा है EC इज इक्वल टू ED, ये तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाता है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, वो है आपका थर्ड ऑप्शन, दैट इज EC इज इक्वल टू ED। तो ये भी एक कह सकते हैं कि थोड़ा एनालिटिकल सवाल था। इसमें वैल्यूज सर नहीं दे रखी थी, लेकिन थोड़ा अंदाजे से जो है वैल्यूज एज्यूम करके एनालाइज करके हमें इसके आंसर्स निकालने थे। और अब जो है आज के इस डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन है, टू स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स ऑफ मास 10 ग्राम ईच विथ चार्जेस -2 μc एंड 2 μc आर अटैच्ड टू टू एंड्स ऑफ अ वेरी लाइट रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो है क्या दे रखा है कि जो दो बॉल्स हैं, मासेस दे रखे हैं। हालांकि मासेस का इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं आएगा, मासेस का इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं आएगा। ये आपका -2 μc है और ये +2 μc है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो बेसिकली ये डाइपोल फॉर्म कर रहे हैं सर, ये डाइपोल फॉर्म कर रहे हैं। दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमसे क्या पूछा कि द अरेंजमेंट इज नाउ प्लेस्ड नियर एन इनफाइनाइट कंडक्टिंग चार्ज शीट विथ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑफ 100 μc पर मीटर स्क्वायर। तो अब इसको एक इनफाइनाइट चार्ज शीट के पास रखा गया है। शीट के कारण जो फील्ड है वो हमने अभी देखे, यहाँ पे इस फील्ड का, इस शीट का जो हमें चार्ज पर चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा, और यहाँ पे सिग्मा हमें कितना दे रखा है, सिग्मा इज इक्वल टू 100 μc पर मीटर स्क्वायर, ये हमें सिग्मा दे रखा है। सच दैट द रॉड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय चार्ज शीट, नेट टॉर्क एक्टिंग। फाइन। तो सर यहां पर क्या था, ये एक डाइपोल है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये जो रॉड है या ये जो भी डाइपोल है, इट इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, तो वो अभी हम लोग बना देंगे, लेकिन पहले इसका डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा सर, डाइपोल मोमेंट P दैट इज इक्वल टू, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि Q इंटू द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज, राइट। तो यहाँ पे 2 इंटू 10 to the power -6 2 इंटू 10 to the power -6 इंटू 0.2 20 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो ये सर आपका P आपका निकल के आ जाएगा 4 इंटू 10 to the power -7, राइट। P आपका 4 इंटू 10 to the power -7 आ गया, ठीक है। अब यहां पर इस शीट के कारण जो फील्ड होगी, जैसा कि आपको पता है कि शीट के कारण जो फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा दैट इज 100 इंटू 10 to the power -6, ठीक है, बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू हमें यूज करनी है वो भी दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें बोला क्या है, बोला ये है सर कि ये जो रॉड है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, यानी हम इस अब इसको हम एक डाइपोल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर चलिए रॉड के रूप में ही दिखा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। तो ये लीजिए, ये आपका हो गया 2 μc और ये हो गया -2 μc, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि जो रॉड टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा वो हमें बताना है। सर अगर आप पिछले वीडियो को देखें तो पिछले वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था और ये जो क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट है सर। वहां पर जो डाइपोल था उसको कैपेसिटर की 2 प्लेट्स के बीच में रखा गया था, और यहां पर इस डाइपोल को एक शीट के सामने रखा गया है। वहां पे भी यूनिफॉर्म फील्ड थी, यहां पर भी यूनिफॉर्म फील्ड है, और वहां पे भी टॉर्क ही निकालना था, यहां भी टॉर्क ही निकाल रहा है, ठीक है। तो यहां पर टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो आपको ऑलरेडी मैंने उस वीडियो में भी, पिछले वीडियो में भी बताया था। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जेईई मेंस में जो क्वेश्चंस होते हैं
रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, ठीक है, और वो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट हो जा रहा है। तो टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा, तो टॉर्क इज इक्वल टू P कितना दे रखा है सर? P अभी हमने निकाला 4 इंटू 10⁻⁻7, ओके, इंटू E कितना दे रखा है सर? 100 इंटू 10⁻⁻6 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये आपकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो P ये E है, ये P है, ये E है, इंटू साइन थीटा सर, इंटू साइन 30 डिग्री, और ये जो साइन 30 डिग्री है इसको हम हाफ पुट करेंगे, ठीक है, इसको हम हाफ पुट कर देंगे। तो सर ये जो वैल्यूज हैं इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इन वैल्यूज को जब आप कैलकुलेट कर देंगे तो ये जो आपके सामने निकल के आएगा 1.12, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो 1.12। इसको कैलकुलेट करने के बाद थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन अब करना पड़ेगा, लेकिन इसको कैलकुलेट करने के बाद ये जो निकल के आएगा ये 1.12 निकल के आएगा, 1.12 ये निकल के इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज के जो इस वीडियो में जो 5 क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने थे वो हमने कर लिए हैं। एक बार आप इसको जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर वीडियो में आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज कर दीजिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर उसका एक बार सोल्यूशन देख लीजिए। तो इस तरह से हम इन वीडियोज़ का एक प्लेलिस्ट भी बना लेंगे जिससे कि आपका जो PYQs है उसका हर चैप्टर का सिस्टमेटिक रिविजन हो जाए। हर चैप्टर की हम एक सेपरेट जो है प्लेलिस्ट बनाएंगे, और हमारा टारगेट है कि जो 2025 के जो PYQs हैं वो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, उनका हम यहाँ पर सारे PYQs का जो एक सॉल्व प्रैक्टिस है, सॉल्यूशन है, वो हम यहाँ पर कर सकें। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी, और अगर आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि क्या हेल्प आपको मिली, किस तरह से आपको हेल्प मिल रही है, और क्या हेल्प आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और किस तरह के वीडियो आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।